हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 3 जिसका नाम है वाटर उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम एक्चुअली में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे ग्लोब के अंदर लगभग 70% है। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना हम बिल्कुल भी रह नहीं सकते। मतलब ये कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर के बारे में। ठीक है, तो एक्चुअली में हमें ये बात तो बहुत क्लियर है कि अगर मेरे पूरे ग्लोब में देखा जाए तो 70% आपके पास बेटा पानी है और जो आपका 30% है, कितना, सिर्फ 30% है, वो हमारे पास क्या है, लैंड है। तो एक बात बेटा आपको भी समझनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर 70% के अंदर अगर मैं उसको फर्दर डिवाइड करूं तो मुझे ये देखने को मिलता है कि 97.5% सॉल्ट वाटर है, मतलब ऐसा पानी जिसको हम पी भी नहीं सकते। उसके बाद 2.5% ही फ्रेश वाटर है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी 69.5% आपका आइस है, जो आप अच्छी तरह जानते हो कि हमारे नॉर्थ पोल के जो ग्लेशियर्स है उनके अंदर उनकी फॉर्म्स में आपको मिलते हैं। और 30.1% बेटा हमारे पास ग्राउंड वाटर है। और जो पानी हमें सरफेस में मिलता है वो सिर्फ आपका 0.4% है, जो कि रिवर्स, लेक, हमारे एटमॉस्फेयर है ना, जो सॉइल मॉइस्चर, वहां पे हमें बेटा वो चीजें मिलती हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारी जितने भी ग्लोब की पॉपुलेशन है वो सिर्फ इसी 2.5% पे बेस्ड है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं बेटा कि मेरा जो वाटर है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है। तो देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, आप इस फॉर्मूले के बारे में जानते हो। इसका फॉर्मूला है H2O, जिसमें दो आयंस आपके हाइड्रोजन के होते हैं और एक आयन आपके ऑक्सीजन का होता है। इसके अलावा इसका जो केमिकल को जो नेम है वो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड है। डाई इसलिए क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है। जहां तक बात रहती है बेटा मॉलिक्यूलर मास की, हमने कितनी अच्छी तरीके से स्टडी किया हुआ कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्योंकि मेरे पास बेटा यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो इसलिए बेटा, और उसका जो एटॉमिक मास है बेटा हमारा 1 होता है, तो 1 इंटू 2 कर दूंगा। एंड ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है बेटा वो हमारा 16 होता है और वो एक ही प्रेजेंट है, इसलिए 16 इंटू 1 कर दूंगा। एज ए रिजल्ट मेरे पास 18 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, जहां पे आपको अच्छी तरह पता है कि AMU का मतलब होता है बेटा एटॉमिक मास यूनिट, और इसके बारे में हमने बेटा बहुत अच्छे से स्टडी की हुई है। इसके अलावा अगर कोई मुझे कहता है बेटा कि मतलब अगर आपने इसको रिप्रेजेंट करना, इसको शो करना, तो कैसे इसको शो करेंगे बेटा, आपको पता बेटा कि मेरे पास ऑक्सीजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है बेटा और यहां पर एक हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से बेटा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, यस, इट इज ए कोवलेंट बॉन्ड। इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेटा आपस में शेयर करता है। कैसे करता है, देखिए, अगर मैं एक ऑक्सीजन के बारे में बात करूं, सपोज कर लो बेटा कि यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑक्सीजन का एटम है। एंड उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखें तो इन टोटल बेटा मेरे पास, देखो पहले ऑक्सीजन के बारे में बता दूं आपको मैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो 8 होता है। इस चक्कर में बेटा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2.6 हो जाएगा। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो देखिए बेटा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये मान लेते बेटा आपका 6 हो जाता है। तो अब क्या होगा, अब जो हाइड्रोजन होता है बेटा, हाइड्रोजन उसके पास होता है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, ऑफ कोर्स बेटा ये इसके साथ बेटा शेयर कर लेता है और ये हाइड्रोजन बेटा इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन के बीच बेटा दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं और वो स्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन के अगर देखें इन टोटल अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स बेटा उसको मिल रहे हैं, तो वो भी आपका स्टेबल हो जाता है। तो मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपका बेटा वाटर का सिंबल हो गया, और बेटा इस तरीके से हम अपने मतलब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे वो अपने इलेक्ट्रॉन जो आपस में शेयर करते हैं। और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। अब हम बात कर लेते बेटा वाटर साइकिल की। आप अच्छी तरह जानते हो कि हमारा जो जो सी है वहां से इवेपोरेशन के थ्रू पानी जो है इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ जाता है, ट्रांसपिटेशन टेक प्लेस करती है बेटा हमारे ट्रीज के अंदर। एंड ये सब बेटा ऊपर जाके कंडेंस फॉर्म में होकर क्लाउड बनता है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है जिससे पानी आपका नीचे की तरफ आता है, उसमें से मैक्सिमम पानी जो है दोबारा आपके समुद्र में मिल जाता है। तो ये सारा जो वाटर साइकिल है बेटा ये आपका टेक प्लेस करता है।
अगर हम बात करें बेटा किस स्टेट में हमें मिलता है, तो इसके बेटा तीन फिजिकल स्टेट्स हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं। पहला हमारे पास है बेटा सॉलिड, राइट, आप अच्छी तरह जानते हो सॉलिड के बारे में, आप जानते हो बेटा लिक्विड के बारे में, आप जानते हो गैसियस फॉर्म के बारे में। तो हमें तीन डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर्स हमें मिलता है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हो बेटा पानी सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई भी प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहां के जो एनिमल्स, बर्ड, जितने भी क्रीचर्स है, सबके लिए पानी बहुत ही एसेंशियल है। बट अब उस पानी को हम पाएंगे कैसे? देखिए सिंपल सी बात है बेटा, पानी को प्यूरिफाई किया जाएगा क्या कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, और उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? फिल्ट्रेशन का। उस फिल्ट्रेशन से उसकी जो इंप्यूरिटीज हैं उनको हटाई जाती है। उसके बाद उसके अंदर जो डिसॉल्व्ड इंप्यूरिटीज है बेटा, उनको डिस्टिलेशन की हेल्प से अलग किया जाता है। एंड उसके बाद उसके जो बैक्टीरियंस हैं अगर उनको खत्म करना है तो एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन डाला जाता है। उससे क्या होता है बेटा, उसके अंदर के जो बैक्टीरियाज हैं वो भी आपके खत्म हो जाते हैं। तो ये तीन प्रोसेसेस करने के बाद जाके बेटा हमारे पास वो पानी मिलता है जिसको हम आसानी से पी सकते हैं। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे बेटा कुछ पानी के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? उसका नेचर। आप अच्छी तरह जानते हो कि पानी जो है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। बट कई बार आप बोलते हो जैसे जब मैं पानी पीता हूं ना, तो मुझे उसका कुछ जो टेस्ट है वो मिलता है पानी के अंदर। बट एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं कि पानी का जो टेस्ट है उसके अंदर वो सिर्फ बेटा इस वजह से क्योंकि उसके अंदर या तो कुछ गैसेज या जो सॉलिड है वो डिजोल्व होती हैं, जिनको हम एज ए इम्प्योरिटी भी कहते हैं। ठीक है, एक प्योर पानी की अगर बात करो, प्योर वाटर की बात करो, जो विच इज फ्री फ्रॉम गैसेज, विच इज फ्री फ्रॉम सॉलिड, तो उसका ना कलर होता है, ना उसका कोई स्मेल होती है बेटा, ना उसमें से कोई भी आपको टेस्ट मिलता है। अब हम बात करेंगे बेटा इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में जो कि है बॉइलिंग पॉइंट। बेटा देखो एक बात आपको अच्छे से समझनी होगी कि पानी बॉयल कब होता है। आप जानते हो कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कंटेनर है, जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हो। जब पानी को बेटा हम गर्म करते हैं इसमें से निकलते हैं बेटा क्या? वेपर्स। क्या निकलते हैं बेटा? आपके वेपर्स निकलते हैं, राइट। और ऊपर है बेटा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या एक्ट कर रहा है बेटा? लगातार आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें एक्ट कर रहा है। जिस टाइम आपका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाते हैं तब पानी बॉयल होना शुरू होता है। अगर मैं एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानता हूं और हमने इसके बारे में बेटा अगर स्टडी किया हुआ है तो हमें यह पता है कि एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 760 mm ऑफ मर्क्यूरी जिसको कहा जाता है, जो पानी है वो आपका बेटा बॉयल होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। हमेशा याद रखना बेटा, एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पानी है ना बेटा उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं जिस टाइम इसमें बॉइलिंग टेक प्लेस करनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए बेटा शायद आप समझ सकते हो कि अगर मेरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई भी चेंज आएगा तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज आएगा ही आएगा। इसलिए जितना ज्यादा बेटा आपका प्रेशर होगा उतना ज्यादा बेटा उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है, और इसी पे काम करता है आपका प्रेशर कुकर। और आपको अच्छी तरह पता है बेटा कि जहां तक बात हम करते हैं प्रेशर कुकर की, इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, हम लिड लगा देते हैं। अंदर जो है बेटा प्रेशर जो लगातार बिल्ड होता रहता है बेटा, क्योंकि इसका प्रेशर बढ़ रहा है, इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। जो पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल होना चाहिए वही पानी आपका लगभग 120 डिग्री सेल्सियस में जाके बॉइल होता है। तो क्योंकि वो बॉइल 120 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे इसके अंदर जो वेजिटेबल्स रखी जाती हैं वो आसानी से कुक हो पाती हैं। क्लियर? और एक बात और, कभी कभार क्या होता है कई चीजों को कुक करने के लिए हम उसमें हल्का सा नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होता है, हम ये कहना चाहते हैं कि उसके अंदर हमने थोड़ी सी इंप्योरिटी डाल दी, और इंप्योरिटी डालने से भी बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता है। देखो बेटा जितना ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा उस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और उतना ही आसानी से बेटा जो खाना होगा उसके अंदर कुक हो सकता है। इस बात को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर मैं वही कुकिंग एक हिली एरिया में करूं, एक ऐसी जगह पे करूं जस्ट लाइक माउंट एवरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो माउंट एवरेस्ट के अंदर तो ये जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 70 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा क्यों? क्या रीजन है इसका? इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जैसे हम हिली रीजन की तरफ जाते हैं, माउंट एवरेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे प्रेशर लगातार आपका डिक्रीज होता रहता है, और प्रेशर लगातार डिक्रीज होने की वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट लगभग 70 डिग्री सेल्सियस में जैसे वो पहुंचता है उसका टेम्परेचर, उसका वेपर प्रेशर और एटमोस्फेयर प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और बॉइलिंग टेक प्लेस करनी शुरू हो जाती है। क्योंकि बॉइलिंग आपके 70 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, इसलिए अब इसने कम अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया हुआ है, इसलिए जो वेजिटेबल उसमें डली होती है कुक करने के लिए वो आसानी से उनको बेटा कुक नहीं कर पाता। क्योंकि कोई भी वेजिटेबल कुक बेटा इस बात पे होता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है पानी ने एब्जॉर्ब किया है एंड वो उसको ट्रांसफर कर रहा है
उस पर्टिकुलर चीज को जिसको आप बेसिकली कुक कर रहे हो, राइट। तो बेटा ये बात आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की। आप अच्छी तरह जानते हो एक प्योर वाटर की बात की जाए तो आपका जो पानी है बेटा वो फ्रीज हो जाता है एट 0 डिग्री सेल्सियस और मेल्ट भी होता है बेटा एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए बेटा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमेशा डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो ये कि अगर हम अपने किसी भी चीज के अंदर बेटा इंप्योरिटी को ऐड कर देते हैं तो उससे भी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। इसलिए बेटा खास तौर पे जब हम आइसक्रीम बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं हम अपना आइसक्रीम जब भी हम बनाते हैं उसके अंदर क्या होता है बेटा, देखो मैं बताता हूँ। ये जो कंटेनर आप यहाँ देख रहे हो इस कंटेनर के अंदर जो आइसक्रीम है उसका मिक्सचर डाला हुआ है, ठीक है। अब ये जो ऊपर मोटर है वो क्या करती है उस जो मतलब जिस जार के अंदर उसको डाला गया उसको रोटेट करती है। बाहर हमारा बर्फ रखा जाता है तो बाहर की जो सतह है वो ठंडी होती रहती है जिससे आइसक्रीम आपकी लगातार बनती रहती है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अब बाहर क्या है हमारे पास आइस है। आइस जल्दी मेल्ट ना हो इसलिए उसके अंदर हम डाल देते हैं बेटा सॉल्ट। अब सॉल्ट डालने से क्या होता है बेटा, सॉल्ट डालने से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा और जो बर्फ है बेटा आपकी नहीं पिघलेगी, जल्दी नहीं पिघलेगी। आई थिंक ये बोलना ज्यादा बेटर रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए बेटा हम सॉल्ट डालते हैं, इसी को फ्रीजिंग मिक्सचर कहा जाता है। तो जैसे आइसक्रीम बनाने से चीज के अंदर हम बर्फ के अंदर डाल देते हैं बेटा सॉल्ट, इससे बढ़ती है इंप्योरिटी, इंप्योरिटी बढ़ने से बेटा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है और वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता है। आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे बेटा इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जिसका नाम है डेंसिटी। देखिए पानी जो है ना एक एनोमलस बिहेवियर हमें दिखाता है जो बहुत ही फैसिनेटिंग है और वो ये है बेटा कि देखो जब आपका मान लीजिए वाटर है, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए मैं उसके टेम्परेचर को राइज करूं टिल 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो बेटा हमें ये देखने को मिलता है कि उसका जो वॉल्यूम है ना बेटा वो डिक्रीज होता है, ठीक है। ये 40 नहीं है 40 है, 4 डिग्री सेल्सियस है। मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं पहले, ठीक है। और जब 4 डिग्री सेल्सियस से फर्दर में जब अपने पानी का जो टेम्परेचर है वो राइज करता हूं तब मतलब यहां ले देता हूं एनी टेम्परेचर, तब मुझे बेटा ये देखने को मिलता है कि जो वॉल्यूम है वो आपकी बेटा फिर से इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो ये नॉर्मली क्या होता है बेटा, कोई भी हमारे पास चीज है ना बेटा, कोई भी अगर मेरे पास स्टेट है, अगर मैं उसको गर्म करता हूं तो वो बेसिकली एक्सपैंड ही करता है। बट पानी की इकलौती ऐसी चीज आती है बेटा जिसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है जब उसका टेम्परेचर हम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस लेके जाते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है पहले डिक्रीज होता है और उसके बाद जाके बेटा उसका जो वॉल्यूम है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें बेटा डेंसिटी की। डेंसिटी क्या है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप अच्छे तरह जानते हो बेटा कि अगर आपका वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी बेटा आपकी, इंक्रीज होगी ना। तो यही यहां पर टेक प्लेस कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस में आपकी डेंसिटी क्या है आपकी मतलब वैसे आपको बता दूं कि पानी की जो डेंसिटी हम याद करते हैं वो है हमारे पास है बेटा 1000 kg/m3 और ये तब हम याद करते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस। उससे कम बेटा हम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस ग्राफ के अंदर भी कि हमारे पास 9999 0.85 से कम हमें बेटा जो डेंसिटी है वो मिलती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे बेटा आपका टेम्परेचर राइज करता है फ्रॉम 0 to 4 वैसे वैसे बेटा इसकी डेंसिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसकी वॉल्यूम बेटा कम हो रही है। तो आप ये बिल्कुल कह सकते हो बेटा कि एट 4 डिग्री सेल्सियस पानी की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है और जो उसका बेटा वॉल्यूम होता है बेटा वॉल्यूम वो सबसे कम होता है। क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है आपका, ठीक है। दिस इज मिनिमम। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस पानी का वॉल्यूम बेटा सबसे कम होता है और उसकी डेंसिटी बेटा सबसे मैक्सिमम होती है। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर को राइज करेंगे बेटा वॉल्यूम जो है बेटा आपको इंक्रीज करता जाएगा जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी और यही चीज बेटा आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्यों बोलते हैं, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो तो ये उसके बारे में बात हो रही है बेटा। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर मान लीजिए एनी टेम्परेचर से मान लो मैं 4 डिग्री सेल्सियस में आ रहा हूं तो उस कंडीशन के अंदर मुझे ये देखने को मिलता है बेटा कि पहले तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है वो आपका। लेकिन जब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में जाऊंगा तो वही पानी आपका फिर से एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। इसी को कहा गया है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। आई होप बेटा आप अच्छे से समझ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ। और इसी की वजह से बेटा ये जितने भी आपके पास एक्वेटिक जितने भी वहां पे लाइफ है बेटा वो आराम से टेक प्लेस कर सकती है इसी एनोमलस बिहेवियर की वजह से। और वो इसलिए भी है बेटा, अब देखो सिंपल सी बात है, होता क्या है, होता ये है कि इसका जो सबसे ऊपर वाला बेटा ये वाला जो लेयर है इसका टेम्परेचर डाउन होता है
अब टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ये थोड़ा हैवी हो जाता है और हैवी ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे सिंक करता है, जिसकी वजह से ये नीचे चला जाएगा। और नीचे वाला जो है बेटा, इसका जो टेम्परेचर है बेटा एज कम्पेयर टू ऊपर वाले के क्या होता है बेटा, थोड़ा गर्म होता है, तो ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये साइकिल बेटा ऐसे टेक प्लेस करता है जब तक सारा टेम्परेचर बेटा आपका 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। जिस टाइम आपका हर एक लेयर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ऊपर वाले का टेम्परेचर आपका फर्दर डाउन होगा टू मान लीजिए 3 डिग्री सेल्सियस, तो अब ये एकदम से क्या करेगा बेटा आपका, ये एक्सपैंड कर जाएगा। और क्योंकि ये एक्सपैंड कर गया तो इसकी जो डेंसिटी है बेटा वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। और क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू बाकियों के, तो अब ये जो लेयर है वो नीचे आना बंद कर देगा। अब सिर्फ ऊपर वाली लेयर ही धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू होगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा बेटा कि यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसके बाद ये फ्रीज होना शुरू हो जाता है, फ्रीज हो जाएगा। और बेटा नीचे जितना भी आपको पानी मिल रहा है उसका जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाता, वो अंदर ही ट्रैप रह जाता है, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर बेटा मेंटेन रहता है और जितने भी एक्वाटिक लाइफ है बेटा वो बिल्कुल ठीक तरीके से अपना काम कर पाती है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में सब क्या टेक प्लेस कर रहा है। इसके बाद बेटा अब हम बात करेंगे अपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस के बारे में। देखिए बेटा ये क्या चीज है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है कि वैसे तो बेटा जब आपका एक स्टेट दूसरे स्टेट में आपका चेंज हो रहा होता है ना, जैसे सॉलिड आपका मान लीजिए, सपोज कर लो बेटा आपके पास सॉलिड है, ठीक है, अगर वो मान लो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या जब आपका लिक्विड आपका वेपर में बेटा कन्वर्ट हो रहा होता है, उन कंडीशंस में बेटा टेम्परेचर हमेशा क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। कभी भी इनका जो टेम्परेचर है बेटा उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी मतलब स्टेट को चेंज करने के लिए विदाउट चेंजिंग एनी बेटा टेम्परेचर, उसको लेटेंट हीट का नाम दिया गया है। अगर वो सॉलिड से लिक्विड में बेटा कन्वर्ट हो रहा है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का नाम हमने दे दिया, पानी है ना इसलिए आइस वर्ड यूज किया है। और अगर बेटा वो आपका लिक्विड से वेपर में हो रहा है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपको एक बात मैं बहुत क्लियरली बता दूं बेटा, जहां पे जिसकी वैल्यू दी भी हुई है, अब वो वैल्यू ये है कि अगर एक आइस की बात करूं, और आइस का अगर मालूम है 1 ग्राम अगर ले लेता हूं, कितना बेटा, ओनली 1 ग्राम मैंने लिया है आइस, तो उसको अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको 336 जूल ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब मैं उसको ये 336 जूल ऑफ एनर्जी दूंगा बेटा, तब जाके वो पानी जो पानी में कन्वर्ट होगा, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसका स्टेट आपका चेंज होगा। तो हमेशा याद रखें बेटा कि अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा आइस की, तो आइस की जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है बेटा वो आपकी 336 जूल पर ग्राम है। और अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा कैलोरीज में, तो 80 कैलोरी पर ग्राम वो होती है। आई होप बेटा ये चीज समझ में आ गया। और बेटा यही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से आपका ये जो पूरा रिवर होता है ना बेटा, वो एकदम से, या कोई भी लेक है, वो एकदम से फ्रीज नहीं होता है। इट एक्चुअली टेक्स टाइम, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है। मतलब देखो एक सिंपल सी बात है बेटा, जितनी अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, सो आपका सॉलिड से क्या करने के लिए, सॉलिड से सपोज करो लिक्विड बनने में, ठीक है ना, उतना ही बेटा इसको अमाउंट ऑफ जो हीट है वो रिलीज करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, रिलीज करनी पड़ती है लिक्विड से सॉलिड बनने के लिए। तो ये बात हमेशा याद रखना बेटा। तो ये तो मैं सिर्फ 1 ग्राम की बात कर रहा हूं, यहाँ पे कितने गैलन्स ऑफ वाटर है, कितने केजी ऑफ वाटर है, और इनमें से कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट इसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या रिलीज करनी पड़ेगी अपने आप को ठंडा करने के लिए। तो इसलिए बेटा कहा जाता है यही वो हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है, जब लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये उसी वजह से बेटा क्या होता है कि एकदम से जल्दी ये फ्रीज नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था बेटा लेटेंट हीट के बारे में, उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। वेपराइजेशन में क्या होता है बेटा कि आपका जो लिक्विड है बेटा, लिक्विड जो है वो एक्चुअली वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 336 जूल ऑफ एनर्जी लगती है 1 ग्राम ऑफ आइस को कन्वर्ट होने के लिए, फ्रॉम फ्रॉम क्या, आपका सॉलिड टू लिक्विड। और अगर मैं वही लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसमें बेटा 2268 जूल ऑफ एनर्जी लगती है हर 1 ग्राम पानी को। ठीक है, तो बहुत ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटा इसमें क्या होती है, चाहिए होती है अपने आप को बेटा वेपर स्टेट में लाने के लिए। इसी वजह से बेटा इवेपोरेशन के दौरान ना, जब स्वेटिंग होती है बेटा, हमारे को गर्मी में क्या होती है, स्वेटिंग होती है, तो वो जो स्वेटिंग है बेटा उल्टा हमें ठंडक का एहसास देता है। और वो इसलिए देता है क्योंकि अगर कोई पानी हमारे पास मान लो है, अगर मान लो यहाँ पे स्वेट है, तो उस स्वेट को इवेपोरेट होने के लिए
2268 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, तब जाके वो वेपर में कन्वर्ट होगा। वो हीट कहां से लेगा? वो हीट हमारे इसी बॉडी से लेगा ना बेटा, और जहां से हीट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो हिस्सा ठंडा लगता है। इसलिए इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, ठीक है ना। जो स्वेट होता है तो हमें ठंडा महसूस होता है, वो इसी वजह से होता है बेटा, ठीक है। अब इसी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से क्या होता है बेटा, देखो एक बात ध्यान रखना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या हो रहा था आपका, जिसमें आपका जो लिक्विड है वो एकदम से किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका गैस में। जब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, तो उसमें क्या होगा, जो आपका गैस है वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और वो इसी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से आपका एकदम से बहुत ज्यादा हैवी जो रेन है वो टेक प्लेस करती है। तो ये बात हमेशा बेटा आपने याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं बेटा एक नए फैक्टर के बारे में, जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये एक प्रॉपर्टी बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में इस चीज को समझाऊं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मान लीजिए मेरे पास 1 ग्राम वाटर मैं ले लेता हूं बेटा, ठीक है। और मैं उसको बेटा हीट प्रोवाइड करूं, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बेटा कितना? जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट मैं इसको दे रहा हूं बेटा, वो बन जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक बात आपको ये बता दूं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब लगभग 4.2 जूल होती है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं 1 ग्राम पानी लेता हूं, सिर्फ 1 ग्राम पानी, तो उसके टेम्परेचर को अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस ही सिर्फ राइज करना है, तो उसमें मुझे कितना बेटा एनर्जी लग जाएगी? 4.2 जूल ऑफ एनर्जी लग जाती है। बट जो लैंड है बेटा, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत लो होती है, इसकी वजह से वो जल्दी हीट अप हो जाता है। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत बड़ा ज्यादा होती है, इसी वजह से बेटा उसको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए अपने टेम्परेचर को राइज करने के लिए, इसलिए जल्दी उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता है। यही एक अच्छी प्रॉपर्टी की वजह से हम पानी का इस्तेमाल करते हैं एज ए रेडिएटर। क्यों इस्तेमाल करते हैं बेटा? क्योंकि रेडिएटर के अंदर पानी का काम क्या होता है बेटा? मेरे इंजन को ठंडा रखना। तो अगर मान लीजिए ये मेरा बेटा मान लो इंजन है, और ये पाइप है बेटा जो हमारी जा रही है, सपोज ये पानी पानी की पाइप है, ठीक है। तो जैसे जैसे पानी बेटा इसके अंदर फ्लो करेगा ना, जैसे जैसे पानी इसमें फ्लो करेगा, जो इंजन है उससे वो हीट को एक्सट्रैक्ट करता रहेगा। अब खुद का टेम्परेचर जल्दी उसका राइज करता नहीं है, क्योंकि उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आप खुद सोच को देखो ना बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूं अगर मैं बात करता हूं 4200 जूल पर केजी की, पर डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब पता क्या हुआ, कि अगर मेरे पास 1 लीटर पानी है, मुझे उसका टेम्परेचर राइज करना है सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस, ओनली 1 डिग्री सेल्सियस, तो 4200 जूल ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है अपने टेम्परेचर को राइज करने के लिए। इसलिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं एज ए कूलेंट, क्योंकि वो अपनी हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा मेरे रेडिएटर से, और खुद का टेम्परेचर ज्यादा इसका राइज करेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए 1 डिग्री राइज करने के लिए भी। इसलिए वाटर सबसे बढ़िया होता है एज ए कूलेंट, एज ए रेडिएटर के अंदर उसको डालने के लिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। गुड। इसी वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, जैसे मैंने कहा कि लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? लो होती है, और पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आपने बेटा सुना होगा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में। ये लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज बेटा इसी वजह से होती है, क्योंकि जैसे मान लो जो दिन का टाइम है बेटा, अब दिन के टाइम में क्या होता है कि हमारा जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है, बट जो हमारा सी है वो इतना गर्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सी के ऊपर की जो हवा है बेटा वो ठंडी होती है, और जो लैंड है वहां पे जो हवा है बेटा वो गर्म होती है। तो सी से जो ठंडी हवा है वो गर्म जो लैंड है उसकी तरफ जाती है। क्यों? उसका रीजन ये है बेटा, जहां पे गर्म हवाएं होती है ना, वहां पे लो प्रेशर होता है बेटा आपका, और जो ठंडी हवाएं होती है बेटा जिस रीजन के अंदर होती है वहां पे हाई प्रेशर होता है। और हमेशा जो फ्लूइड होता है, जैसे कि हवा की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, वो आपका फ्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसी वजह से बेटा जो पानी है, पानी नहीं बोलूंगा, इसी वजह से जो ठंडी हवाएं हैं समुद्र से जाती हैं लैंड की तरफ, और ये जो सी ब्रीज है वो टेक प्लेस करता है। अब नाइट के टाइम में क्या होता है? नाइट के टाइम में ये होता है, क्योंकि जो सी है सारा दिन उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो जितनी मुश्किल से उसका टेम्परेचर राइज होता है उतनी मुश्किल से उसका टेम्परेचर डाउन भी होगा। लेकिन क्योंकि जो लैंड है उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी बेटा लो होती है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है एज कंपेयर टू सी। इसकी वजह से अब हाई प्रेशर कहां पर है? लैंड में। और लो प्रेशर बेटा कहां पे? आपका सी में। इसी वजह से बेटा अब जो हवाएं हैं वो लैंड से सी की तरफ जाती हैं, और बेटा इसी वजह से कई जो कोस्टल रीजन होते हैं जहां पे आसपास समुद्र होता है, उनका टेम्परेचर देखना बेटा कितना प्यारा टेम्परेचर होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है, क्योंकि ये पूरे क्लाइमेट को चेंज करके रख देता है।
आई होप आपको बेटा समझ में आ गया होगा कि ये लैंड ब्रीज क्या है और जो सी ब्रीज है उसको क्या कहते हैं। तो ये बेटा कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज है पानी के बारे में। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने जो वाटर है उसको स्टार्ट कर लिया था, और उसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फिजिकल, जो उसके कंडीशन या कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज होती है, हमने उनको स्टडी किया। आई होप आपको इनके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।